बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस और न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, 26 जनवरी से जो एहतजाज का सिलसिला जारी हुआ PIA के मुलाजमीन की जानिब से, और उनकी ये डिमांड थी और ये मुतालबा था ये मुज़ाहिरीन और एहतजाज करने वालों का कि PIA की जो निजकारी है वो ना की जाए और ये माशी कत्ल होगा। और इस एहतजाज के ज़रिए उन्होंने एक हफ़्ते का तकरीबन टाइम दिया हुकूमत वक्त को और कहा कि उनके मुतालबात सुने भी जाएँ और माने भी जाएँ, वरना 2 फरवरी से तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब ये एहतजाज जो था, पुरअमन एहतजाज जो है, तसादुम की सूरत इख्तियार किया और इस तसादुम की सूरत हाल में मुंतशिर करने के लिए इस मॉब को हुकूमत वक्त ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और फिर जब वो मुंतशिर ना हुए तो हवाई फायरिंग के साथ 2 लोगों को स्ट्रेट फायर लगे, ज़ख्मी ज़्यादा हुए लेकिन 2 लोग जो है वो जाँबर नहीं हो सके और जहाँ बाक हो गए इस अफसोसनाक एहतजाज के नतीजे में। आज भी दिन भर मुलाजमीन की जानिब से कराची समेत मुल्क भर में जो एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी था वो जारी रहा। और अगर ये कहा जाए बुरी तरह ऑपरेशन जो हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुतासिर हुए तो गलत ना होगा। और कोई परवाज़ जो है ये जो उनके तर्जुमान है दानियाल गिलानी साहब, उन्होंने गैर मुल्की एक चैनल से बात करते हुए कहा है कि बुध को होने वाली जो हड़ताल थी उसके नतीजे में मुल्क भर में किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज़ रवाना ना हो सकी। बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुध को फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा, जिसके अंदर टिकटिंग, कोरियर और कार्गो के दफातर भी बंद रहे। उनका मज़ीद कहना था कि फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद होने की वजह से हवाई अड्डे पर तैयारे खड़े करने की जो जगह है वो भी इस वक्त नहीं मिल रही। सिंध असम्बली में भी सूबे की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PIA के मुलाजमीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ करारदाद जो है वो मज़म्मत पेश की गई, जबकि सिंध असम्बली के अरकान भी मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर इजलास में शरीक हुए। PIA के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने हलाकशुदगान साथियों की लाशों समेत धरना देने का जो ऐलान किया था, ताहम वज़ीर आला के साथ जो मुलाकात हुई सोहेल बलोच साहब की, और उसके बाद उन्होंने ये बात जो है वो रद्द कर दी और वज़ीर आज़म साहब के साथ बात करने की यकीन दहानी पर उन्होंने ये धरना ख़त्म कर दिया और साथियों के साथ, लाशों के साथ धरना देने से जो है वो रुक गए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि लाजमी सर्विस एक्ट 1952 जो नाफिज किया गया है हुकूमत वक्त की जानिब से, उसकी मौजूदगी में ये हड़ताल किस तरफ जारी है और क्या हकीकतन वज़ीर आज़म साहब की बात की जाए। अब से कुछ देर कबल जो है निजकारी के वज़ीर हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और काफ़ी सख्त लहजे में बात कर रहे थे और वो बात कर रहे थे कि ये निजकारी का अमल क्यों ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि इजाफी बोझ हैं मुलाजमीन जो हैं इसके ऊपर, और ये खसारा जो है सालाना 5 से 700 अरब रुपये, तकरीबन 5 से 7 खरब रुपये सालाना मुख्तलिफ इदारों के ऊपर खसारे की मद में बर्दाश्त करती है हुकूमत। अगर इसकी निजकारी कर दी जाए तो हुकूमत को ये जो पैसे बचेंगे तो वो दीगर बेहतर के कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर परवेज़ रशीद साहब का ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये जो जितने भी वर्कर्स हैं ये PTI के शायद सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हड़ताल की है। क्या इसमें सदाकत है? और ये सियासी एक तमाशा है और ये एक सियासी हरबा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वज़ीर आज़म साहब का कहना था और ये निजकारी के अमल को इशू बनाया जा रहा है। क्या हकीकत में इसमें कोई सदाकत है? वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी एक शॉट हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको प्ले करके दिखाएंगे। इसके अलावा जो इस वक्त वफाकी वज़रा हैं अहम, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बारहा पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया और कौमी एयरलाइन समेत दीगर इदारों को निजकारी के अमल में ना ले जाने का जो है उसके हवाले से उन्होंने एहतजाज किया था। क्या वजह है कि जब ये अपोजिशन में होती है जमात मुस्लिम लीग नून तो इनके कहे गए या किए गए इक़दाम जो हैं वो गैर जो कानूनी होते हैं, वो क्या वजह है हुकूमत में आकर वो गैर आइनी हो जाते हैं? क्या वजह है कि उस वक्त निजकारी का अमल बुरा था और आज जो है निजकारी का अमल वो जायज़ हो जाता है? हुकूमत क्या हकीकतन ज़ोर आजमाई या सख्त हाथों से निपटने की कोशिश कर रही है? और क्या हकीकत में तसादम की तरफ एहतजाज बढ़ता जा रहा है या इसका पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकाला जा सकेगा मुस्तकबिल में? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं पीपल्स यूनिटी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के आमिर डार साहब, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कराची डिवीज़न के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है इसरार अहमद अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं।
नाज़रीन, अब से कुछ देर में हमें खालिद मुमताज़ साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो रहनुमा हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, आपको पहले सबसे पहले वो शॉर्ट सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इलेक्शन से कबल जो है निजकारी से बचने के लिए और पीआईए को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए क्या कहा था। एक इंटरव्यू के दौरान जियो के वो एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। और वो पिक्चर्स भी हैं मेरे ख्याल में हमारे प्रोड्यूसर के पास के, जिसमें वो एहतजाज कर रहे हैं सीनियर रहनुमा जो इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, कि निजकारी का अमल नहीं होना चाहिए और वो ये नहीं होने देंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी वो नहीं होने देंगे। आपको शॉर्ट सुनवाते हैं। पीआईए को आप ठीक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक होटल है, उसका नाम है रूजवेल्ट, उसको आप बेचें, पीआईए के सारे कर्जे उतारें। पीआईए के लिए गवर्नमेंट साथ पैसा दे और नए जहाज खरीदें। रूट्स आप वही रखें जो आपको चाहिए, फिलहाल बेहतरीन सर्विस दें, नए जहाज दें, एक नई एयरलाइन बनाएं। पीआईए ने तो एमिरेट्स को खड़ा किया, पीआईए ने तो सऊदी एयरलाइंस को खड़ा किया, पीआईए ने यहाँ पे बेशुमार दूसरी एयरलाइनों को पीआईए ने खड़ा किया और आज पीआईए सबसे पीछे। अच्छा, पीआईए दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन सकती। सूरज निकलता है ना शाम को, गुरूब होने से पहले 10 करोड़ यौमिया, 10 करोड़ यानी कि रोजाना रुपए का जो है वो नुकसान हो रहा है। क्या इसी सिलसिले को चलने दिया जाए? और आपने उसके ऊपर पैसे दें, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। पीआईए को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट डालेगा तो वो पीआईए के मुलाजमीन से भी दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, पाकिस्तान के अवाम से दुश्मनी करेगा। अवाम को इतनी तकलीफ होती है, अवाम जब पीआईए में सफ़र जो करती है तो उसको इतनी तकालीफ पेश आती है। जहाज़ों की आप हालत देखें, सर्विस की आप हालत देखें, तो क्या इससे सरफ नज़र कर लिया जाए? ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ वो लोग जो हड़ताल पे जाएंगे उनके पर काटे जाएंगे। जो हड़ताल पे गए हैं वो उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ शॉट्स थे आपने सुने। वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन से कबल जो है उसको किस तरह मुनाफा बख्श इदारा बनाना चाह रहे थे, उनकी क्या राय थी, और उसके बाद इलेक्शन के बाद अब जब वो दौरे हुकूमत में हुक्मरान हैं तो अब उनका क्या कहना है। और उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद साहब का ये कहना था कि जो पीआईए की निजकारी के ख़िलाफ़ जाएगा वो बेसिकली पीआईए और पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन होगा। तो डार साहब, आप तो पाकिस्तान के, माजरत के साथ मेरी ये राय नहीं है, ये हमारे परवेज़ रशीद साहब कहते हैं आप तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपको निजकारी दे देनी चाहिए, आप मान जाएं। ऊपर से उन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने आपको धमकी भी दे दी है स्टेट कि आप अगर नहीं आए तो वो लाजमी सर्विस एक्ट के तहत 1 साल तो अंदर आपको करेंगे। तो तैयारी पकड़ लें फिर मेरे ख्याल में। देखिए जी, आपने मेरा तारुफ कराते हुए बताया है कि पीपल्स और पीपल्स से वाबस्ता होते हुए ही हम ये बात अपने दिल में तहिया कर लेते हैं कि जैसे कि हमारी क़यादत ने अपनी जानें इस मुल्क और इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए लुटाई हैं, कुर्बान की हैं, हम उसमें इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और जो कुछ आपने दिखाया है उसके अंदर सारा कुछ ही रोज़ रोशन की तरह आया हो गया है कि हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ एक वक्त के अंदर जब ये हुकूमत में नहीं होते हैं तो ये वो बातें करते हैं कि जो ख्वाबों की बातें करते हैं, और जब ये हकीकत के अंदर जब ये इख्तिदार में आते हैं तो फिर ये एकदम फ़िरौन बन जाते हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स का जो लबो लहजा है वो इतनी बेताबी क्यों है पीआईए को बेचने के लिए, इतनी तड़प। सर बताया उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपया यौमिया और तकरीबन 3 अरब रुपया महीने का, ठीक है, और अगर हम साल पे उसको आप डिवाइड करें तो आपको खुद 36 अरब रुपया वो दे रहे हैं मेरे ख्याल में। इतना सब कुछ वो कर रहे हैं। इन्होंने एक CLO साहब भेजे, वसीम बारी वसीमी साहब,
इनके बारे में ज़रा मालूमात करें कि ये हमजा शरीफ साहब के कौन से कारोबार को लंदन में लुक आफ्टर करते हैं। इनकी तनख्वाह 23 लाख रुपए महीना रखी गई है, ये पीआईए के मजदूर ने नहीं रखी। फिर इन्होंने सीआईओ चौधरी अजहर साहब रखे। सीआईओ क्या होता है? देखिए हमारे नाजरीन को बताएं, वो आसान मैं ये टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ सकता। सीआईओ चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा। सीएलओ चीफ लीगल ऑफिसर। अब ये जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ये चौधरी इजहार साहब हैं, अजहर साहब हैं, ये असलम खालिक साहब के भांजे हैं जो कि एक वक्त में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे। इनको 11 लाख रुपए पर रखा गया है। ठीक है जी, पीआईए बहुत नुकसान में है और आप ये भर्तियां कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने डायरेक्टर विजिलेंस रख लिया वसीम सियाल साहब, वो आपने भर्ती कर लिया। फिर आपने तकरीबन 2,500 से 3,000 डेली वेजेस के मुलाजमीन और भर्ती कर लिए। और ये जनवरी में फिर हुए मेरे ख्याल में। जी हाँ, ये अभी आपने फिर एरोस्टिस और फ्लाइट स्टीवर्ड भर्ती करे, आपने टेक्नीशियंस और सीनियर टेक्नीशियंस भर्ती करे। अच्छा, इन सब की तादाद आमिर साहब, मैं अपने नाजरीन को इंफॉर्मेटिव वो बनाने के लिए, तो टोटल तादाद भी फिर कितनी बन जाती है? देखिए टोटल इन्होंने तकरीबन 700 से 800 अफराद परमानेंट एम्प्लॉयज इंडेक्ट किए हैं। जी हाँ, जबकि वो निजकारी करना चाह रहे हैं और निजकारी करना चाह रहे हैं। वो वजीर निजकारी जो है मोहम्मद जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि वो इजाफी आप लोग तो बोझ हैं। जी, हम बोझ हैं तो हम पे और बोझ लाद रहे हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे स्टोर के अंदर जो एयरफोर्स से लाकर जो हजरात बिठाए गए हैं वो तकरीबन 40 से 60 अफराद हैं जो कि डीजीएम, जीएम और डायरेक्टर हजरात बिठाए गए। फिर आपने डेली वेजेस की भर्ती करी 2,500 से 3,000। पैसा नहीं है पीआईए के पास और आपने जो है अभी तकरीबन 40 के करीब जो गाड़ियां जो हैं आपने गाड़ियां खरीद ली हैं। 42 गाड़ियां खरीदी गई हैं जीएम्स के लिए। एक गाड़ी इस वक्त जीएम आपके ख्याल में पैदल है? देखिए जी, जीएम्स की जो अब पीआईए जब नुकसान में है, खसारे में है, तो क्या ये जीएम माशाल्लाह मेरे जैसा एक स्टाफ, उसके बाद एक मोटरसाइकिल है, स्टाफ मोटरसाइकिल पे आ सकता है, तो जीएम की जो सैलरी है वो माशाल्लाह इतनी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो लोगों को हम भरते जाएं, ओवर क्राउडेड करते जाएं, उस पर बटन डालते जाएं, खसारा बर्दाश्त करते जाएं। हुकूमत जो है वो ना लोगों को निकाल सकती है क्योंकि आप लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, फिर ना उसकी वो आप निजकारी करने देना चाहती, तो हुकूमत चलाएं कैसे वो? देखिए जी, हुकूमत चलाने के लिए कुछ काबिलियत चाहिए होती है। तो अवाम ने उन्होंने देखी और फिर उनको इलेक्ट किया। अवाम में हमारे यहाँ का जो वोट है जिस तरह दिया जाता है, लिया जाता है, हुकूमतें जो बनती हैं वो सबके सामने है। मुझे कोई बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। उसी तरीके कार से तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आई है। माजरत के साथ हम फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए कहीं और मैंने किसी भी पार्टी का नाम लेके नहीं बोला, मैंने बोला हमारे यहाँ का निज़ाम, मैंने निज़ाम को बोला है, मैंने किसी पार्टी को नहीं बोला कि एक पार्टी आती है एक नहीं आती। निज़ाम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सियासी भर्ती पीआईए का 1 to 4 का मुलाजिम नहीं करता। गलत जहाज़ों को खरीदने का फैसला पीआईए का मुलाजिम नहीं करता। अभी सियासी तौर पर होते हैं आमिर साहब। देखिए जी, एक बहुत शोर मचाया जा रहा है कि पीआईए में सियासी भर्ती की गई। मैं 91 में डेली वेजेस पे भर्ती हुआ था पीआईए में। ठीक है जी, 18 साल मैंने वहाँ पर जद्दोजहद करी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आकर हमें 2008 में कंफर्म करा, बेगार कैंप को ख़त्म किया। अच्छा, वो भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन की याददाश्त के लिए, मुस्लिम लीग नून ने जिन लोगों को निकाला था और 10 साल 12 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद उन तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया और वो तमाम उनके ड्यूज़ जो हैं वो 10 साल के वो दिए गए। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है और ये सही तरीक़ेकार था। पर जिन लोगों को निकाल दिया गया अब उनका ताल्लुक नहीं है 10 साल से, आप उनको 10 साल की तमाम इंसेंटिव्स भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे, दोबारा रीस्टोर करेंगे। आप एक जो शख्स है जो पीआईए के अंदर नौकरी कर रहा है उसको अगर आप मुतासिब होकर मजदूर दुश्मनी के अंदर किसी भी वजह से टारगेट करके निकाल देते हैं तो उसका क्या कसूर है? उसकी तो दुनिया आपने तबाह कर दी। अच्छा, 10 साल उसने क्या किया होगा? घर पे रहा, उसने काम नहीं किया होगा, कहीं और जाके काम भी किया होगा। 10 साल में उसने वो भी इनकम की और फिर जहाँ पे काम नहीं किया उसको 10 साल का वो भी बोनस भी मिला उसको वहाँ से। और वो सारा ये बेसिकली आपसे ये डिस्कस करने का मकसद ये है, आप नहीं समझते ये तमाम बर्डन जो उस वक्त डाला गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर, उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे जो बर्डन डाला गया ये उस वक्त डाला गया जब ओपन स्काई पॉलिसी लाए नवाज शरीफ साहब। वो क्या दुरुस्त नहीं है आपके? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 77 एयरलाइनें आपके यहाँ लैंड कर रही हैं और आपको उसके बदले में कितनी लैंडिंग दी जा रही है? आपके पास कितने जहाज हैं जो ऑपरेशनल है और वो वहां पे जा सकते हैं? 38 वो इस वक्त है ना? 38 है ये इस वक्त है। ये आप 2014-2015 से कबल जो है वो जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उस वक्त हमारे पास 42 एयरक्राफ्ट थे। उस वक्त इन्होंने ओपन स्काई पॉलिसी की थी, उस वक्त इन्होंने गोल्डन हैंडशेक नवाज शरीफ साहब लेकर आए। 97
में PIA के ऊपर कोई लोन नहीं था। इन्होंने तकरीबन 5,000 के करीब मुलाजमीन को घर बैठाकर सैलरी दे दी। जो लोग की रिटायरमेंट 3 साल बाद थी, उनकी पेंशन 3 साल पहले शुरू कर दी। ये बेवकूफ़ी का काम किसी मुलाजिम ने नहीं किया था, हुकूमत वक्त ने किया था, इसी नवाज शरीफ साहब ने किया था कि आपने एक शख्स को रिटायर्ड कर दिया, पहले उसका हिसाब किताब भी कर दिया और 3 साल पहले ही उसकी आपने पेंशन भी शुरू कर दी। तो सबसे पहला जो कर्जा चढ़ा था PIA के ऊपर, ये इनके इस इक़दाम की वजह से चढ़ा था। एयर ब्लू बना दी गई हमारे यहाँ से, उन लोगों को रिटायरमेंट दिलाकर पैसा देकर के जी आपने, चूंकि उनको उस एयरलाइन को खड़ा करना था, जनाब शाहिद खाकान साहब अब्बासी साहब की एयरलाइन को, इसलिए उनको एक ट्रेन मैन पावर चाहिए थी। ट्रेन मैन पावर कहाँ से आती? उन्होंने PIA के अंदर ओपन स्काई पॉलिसी के साथ साथ ये गोल्डन शेक हैंड लेकर आए, जिसके जरिए वो हमारी क्रीम निकाल के ले गए, एयर ब्लू खड़ी कर दी। आज एयर ब्लू PIA की फ्लाइटें बंद करवा जो हुई हैं, जबरदस्ती उन्होंने PIA से लोगों को निकाला और वहां पे इंडक्ट किया, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी मर्जी के बरखिलाफ एक पॉलिसी आपको एयर ब्लू के अंदर जो है आपको जॉब नहीं, एयर ब्लू के अंदर जबरदस्ती जॉब नहीं दी गई। आप एक पॉलिसी लेकर आ गए जी, ये गोल्डन शेक हैंड है, इस उम्र के ऊपर वाले लोग फारिग, ये पैसे लें, अपना हिसाब किताब लें, जाएं। चले गए। उन्होंने अपनी एयरलाइन को खड़ा करना था। जाहिर बात है 3 साल पहले कोई भी शख्स इस्तीफा देकर तो नहीं जाता ना एयर ब्लू में। आपने गेम खेला, आपने लोगों को जो है ये लालच दिया, देकर आपने फारिग करा, PIA के ऊपर आपने कर्जा लाद दिया और साथ में आप हमारी पूरी क्रीम लेकर एयर ब्लू में चले गए। एयर ब्लू इस वक्त अपना किराया तकरीबन दुगना करके ये पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रही है। नवाज शरीफ साहब अभी कह रहे हैं, अब देखें लोगों का नहीं ऑप्शनल नहीं है, तो शाहिद खाकान आप हड़ताल बंद कर दें। देखें शाहिद आप ये कह रहे हैं ना, आप हड़ताल आज खत्म कर दें। देखें हड़ताल करने का तरीकेकार जो है, आप ये समझते हैं कि तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएं, मुसाफिर समेत पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, वो एयरलाइन जिसको खड़ा करने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, अब उसको बिल्कुल ठप कर दिया जाए, तो आप ये समझते हैं कि वाकई ये मुखलिसाना जो है इक़दाम है, ये हम या एहतजाज का तरीका है? देखिए हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन हो रहा था, बिल्कुल पुरअमन हमारा फ्लाइट ऑपरेशन तो आपने बंद करने का कहा था। ये CBA का राइट है, CBA का राइट है, CBA एयर लीग है, CBA का राइट है। CBA ने उनको नोटिस दिया, CBA ने 7 दिन का टाइम दिया, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। नहीं सर, फ्लाइट ऑपरेशन बंद करके, तो फ्लाइट ऑपरेशन बंद होगा। देखिए पूरी दुनिया में अगर आप देखें एहतजाज का तरीका जो होता है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से जिस तरह आप कर रहे हैं बिल्कुल होता है, लेकिन वो फ्लाइट ऑपरेशंस या इस तरह के ऑपरेशनल जहां पे सिस्टम्स आते हैं उसको वो कंटिन्यू करने देते हैं और अपने साथ एहतजाज भी कर रहे होते हैं। हम यही कर रहे थे। आपको पता है कि आपने खुद बताया कि यहाँ पर इस डेट से हमारा एहतजाज शुरू हुआ, 26 जनवरी से हम बैठे हुए थे। हमारी क़यादत को बुलाया गया, हमारी क़यादत गई, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ऐसा ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा। हमारी क़यादत ने कहा जी आप हमें इन रिटर्न में दे दें। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल जी इनको इन रिटर्न में मिलेगा। हमारी क़यादत आ गई, हमने अपने स्ट्राइक जो भी हम एहतजाज में बैठे थे, स्ट्राइक पे नहीं थे, हमने हमारी क़यादत ने हमारा वो एहतजाज ख़त्म करा दिया, हम जाके बैठ गए। अचानक कौमी असम्बली से करारदाद पास कर दी गई, लाई गई और 5 मिनट के अंदर आप कोई गुड़िया नहीं बेच रहे, मट्टी का आप कोई डड्डू नहीं बेच रहे, आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन बेच रहे हैं जिस पे पाकिस्तान का फ्लैग है। आपने 5 मिनट के अंदर नेशनल असेंबली से उसकी करारदाद पास करवा ली, जबकि वो एजेंडे पे भी नहीं था। क्या जल्दी है? ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बच्चा बैठा हुआ है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें देखें, ये पार्लियामेंट के अगर उसमें राइट्स में जाएंगे तो सिंध असेंबली में भी इस तरह की करारदादें और बिल्स पास हुए हैं, या फिर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। उनके पास 2/3 अक्सरियत है, वो आप शामिल होते वो जो चाहे मर्जी करें, उस पे बहस बिल्कुल हुआ। 2/3 आप मुझे खुद बताएं, ऐसे बहुत सारे बिल्स हैं जिस पर शायद ऑपोजिशन जमातें जो है इख्तलाफ करती है, लेकिन कसरत राय से वो मंजूर कर लिए जाते हैं, वो सिंध असेंबली में हो या कौमी असेंबली में हो। मैं अभी उन सारे बिलों के ऊपर डिस्कस करने नहीं आया। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप कौमी असेंबली में आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि PIA के मजदूरों की आवाज और PIA के मजदूरों का मुकदमा आवाम के सामने पेश करने का आपने मुझे मौका दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस PIA के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये बिल PIA के लिए पेश किया गया। मेरी नजरें, मेरी तवज्जो जो इक़दाम PIA के ऊपर हो रहे हैं, मेरी सारी एनर्जी उसके ऊपर है। वो मैंने जो कुछ देखा कि एजेंडे पे भी नहीं था। हाँ, प्राइम मिनिस्टर हमें कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और इसहाक डार क्या प्राइम मिनिस्टर से ऊपर अच्छा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा तफसील, मतलब उसको जो भी तफसीलात हैं, मैं इसरार साहब ना बड़े गुस्से से देख रहे हैं मेरी तरफ, मुझे तो ये लग रहा है कि वो यहाँ पे वो एहतजाज शुरू ना कर दें। आप मुझे सिर्फ हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आपके मुतालबात
जो आप ये समझते हैं कि अगर वो मान लिया जाए हुकूमत की जानिब से या ऑन बोर्ड लाया जाए, क्योंकि सुहेल बलोच साहब कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी हुकूमती ओहदेदार आके हमसे बात करने के लिए तैयार है, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से अभी पहल नहीं हुई, वो भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं दोनों तरफ से। मैं चाहूँगा कि आप एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप ही बता दें मुतालबात क्या हैं। देखिए जी, मुतालबात हमारे सिंपल ये है कि आप ये काला कानून ख़त्म करें। कौन सा वाला? ये जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला कौमी असेंबली से, जो आपने इसको विड्रॉ करें। आप जब लोन PIA का ख़त्म कर कर किसी एक थर्ड पार्टी को देने जा रहे हैं, आप वो लोन जब ख़त्म कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, तो आप 1 साल के लिए ये PIA आप हमारे हवाले कर दें। 1 साल के हवाले से मतलब जैक पाई जो हम मैनेजमेंट अपने अंदर से लेकर आएंगे। क्या PIA के अंदर इतने काबिल लोग नहीं है कि वो आ सकें? जब PIA के ऊपर बाहर से लाके बंदा पैराशूट के जरिए बिठाया गया है सियासी बुनियादों पर, उसने इस इदारे के तबाह बर्बाद किया है। ये आप जब किसी और को देना चाह रहे हैं तो हम जब हमारी जैक पाई की क़यादत ने ये कहा है कि 1 साल के लिए आप हमें दे दें, उसके अंदर मुदाखलत आप ना करें, सियासी मुदाखलत। हम आपको 1 साल के अंदर उसको खड़ा करके दिखाएंगे। आप हमारे से ज़बरदस्ती नॉर्दर्न एरियाज़ में फ़्लाइटें करवाते हैं, क्या आप प्राइवेट एयरलाइनों से फ़्लाइटें करवाते हैं? इन रिटर्न के अंदर मौजूद है कि हर एयरलाइन जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, स्कर्दू में, गिलगित में फ़्लाइटें लेके नहीं जाएगी, वो 50,000 रुपीज़ पर फ्लाइट PIA को पे करेगी। PIA का 2 करोड़ रुपए एक फ़्लाइट के ऊपर लगता है और PIA को 20,000 रुपये बचते हैं, मिलते हैं। तो आप फिर कहाँ से हमें कहेंगे कि हम सर्वाइव कर जाएं? आज हमसे ये फ़्लाइटें आप बंद करवा दें, आप ये सक्कर मंजूदाड़ो ये बंद कराएं, जो सिर्फ प्रॉफिट के रूट है हमें उस पर फ्लाई करने दें। आप हमारे को दुबई की जो और है उस पर आप हमें फ्लाई करने दें। आप एमिरेट्स को, कतर को, इत्तेहाद को, दुबई फ्लाई को आप रूट्स ना दें। आप गवर्नमेंट के जरिए जो हमारा सबसे बड़ा जो कमाने का जरिया है PIA का, वो है उम्रा और हज। आप क्या गवर्नमेंट के जरिए वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट से आप बात नहीं कर सकते? नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो वहीं जाके ठहरे थे, तो क्या वहाँ उनको नहीं बोल सकते कि भाई हज की कोटा हमारा बढ़ा दो, हमारे को उम्रे का कोटा बढ़ा दो? अब आमिर साहब आपकी तफसीलन मैंने गुफ्तगू सुनी, मैं चाहूँगा कि इसरार अब्बासी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ले लिया जाए। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नाज़रीन के मुस्लिम लीग नून के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आ जाएँ, क्योंकि मैं काफ़ी फ़ाइट कर चुका हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं वो मैं इन तक पहुँचा दूँ। इसरार अब्बासी साहब, हुकूमत का ये ख्याल है, परवेज़ रशीद साहब ने, आप यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा, उन्होंने कहा कि एक तो PTI जो है इस तमाम एहतजाज और जो भी ये हड़ताल हुई है इसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दूसरा उनका ये कहना था कि आप ये सियासी जो है एक तमाशा है, सियासी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, निजकारी को जो है सियासत ज़दा किया जा रहा है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन समेत बाकी इदारों को पोलिटिसाइज़ करके उसकी निजकारी को रोकने का अमल किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहब। परवेज़ रशीद का तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उनकी बात का तो मैं जवाब देना ही। अच्छा, माजरत के साथ मेरे प्रोड्यूसर ने एक बात बोली है, वो शायद मेरी बातें सुन के या पता नहीं प्रोग्राम का टॉपिक सुन के उनकी तबीयत ख़राब हो गई है मुस्लिम लीग नून की। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव टेलीफोन पे आ सकते हैं तो वो कम से कम इस पर बात ज़रूर कर सकते हैं। मैं बस अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, तो मैं आपके चैनल के तवसत से परवेज़ रशीद साहब से और तलाल चौधरी साहब, ये 2 जो बड़े वोकल हैं इस इशू के ऊपर, उनसे मैं एक मासूमाना सवाल करता हूँ। उनका कहना यह है कि PIA जो तबाह हाल हो रही है वो ओवर स्टाफ की वजह से हो रही है, और ये भी किसी हद तक सही है कि 389 पर पर्सन पर फ्लाइट 389 का स्टाफ है, जो दुनिया में किसी और फ्लाइट पे नहीं है। हमारे करीबी मुल्क इंडिया में 152 है पर फ्लाइट। लेकिन मुझे ये बताइए, एक तरफ तो ये कहते हैं इसकी वजह से हम नुकसान में जा रहे हैं, फिर वो ये यकीन दहानी कराते हैं कि प्राइवेटाइज करने के बाद किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। नहीं, उससे पहले उन्होंने किया, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि ओवर क्राउडेड है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये निकाला जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हम ये श्योरिटी देते हैं कि अब नहीं निकाला जाएगा। मेरा मासूमाना सवाल यही है कि अगर वजह यही है तो फिर आप निकालेंगे नहीं, तो वो जो प्राइवेट चलाना है वो आप चला लें, आप क्यों नहीं चला सकते? इसमें सरासर इनकी बददियानती है। किनकी? हुकूमत वक्त। अच्छा, देखें, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसके खिलाफ है वो फिर दुश्मन है पाकिस्तान का। देखें ना, ये तो कौम ने फैसला करना है कि दुश्मन कौन है। हम दुश्मनी का सर्टिफिकेट देने वाले ना PTI है, ना पीपल्स पार्टी है, ना मुस्लिम लीग है। हम सब ने अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करना है, हमने फैक्ट्स बताने हैं, रियलिटीज़ बतानी है क्या, उसके बाद कौम फैसला करेगी जी कौन दुश्मन है कौन के नहीं है। PIA के पास जो एसेट्स हैं उनको कोड़ियों के दाम बेचने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक होटल है रोज वैली, जिसका उन्होंने भी जिक्र किया, गुज़िश्ता 20 साल से उसकी
$700 बिलियन, $700 बिलियन वर्थ है उसकी, ठीक है, और 20 साल से उसने 4 आने का रेवेन्यू नहीं दिया, 4 आने का। आप उसको सोल्ड आउट करें, नहीं करना चाहते। $20 बिलियन की 700 बिलियन उसकी वर्थ है, और 20 साल से, गुज़िश्ता 20 साल से उसने 4 आने का रेवेन्यू नहीं दिया आपको, और अब आप उसको बेचने कितने पे जा रहे हैं? 354 पे। $700 बिलियन की चीज को $354 बिलियन पे बेचने जा रहे हैं। तो ये इनकी बदनीयत। खरीदार कौन है? इनके अपने रिश्तेदार होंगे, अच्छा, फ्रंटमैन होंगे। देखिए मुस्लिम लीग, अब मजे की बात यह है, जब पीपल्स पार्टी ने किया तो ये एहतजाज कर रहे थे, ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। उस पर इन्होंने लास्ट रेफरेंडम, हम तो पहली दफा रेफरेंडम में आए थे लास्ट इलेक्शन में, हम फर्स्ट टाइम, हमारी यूनिटी जो थी, हमारी यूनियन जो थी, इन्होंने रेफरेंडम जीता इस बुनियाद पे कि हम पीआईए की निजकारी नहीं होने देंगे। एयर लीग का नारा ये था, जिसकी वजह से पीपल्स यूनियन। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, आमिर साहब एक चीज जरूर कंफर्म करेंगे, एयर लीग क्या मुस्लिम लीग नून को अब रिप्रेजेंट करती है? उनकी राय वही है जो मुस्लिम लीग नून की है? देखिए जी, कुछ दिनों पहले तक नहीं थी, क्योंकि हमारे मुकर्रिरीन जब भी कोई बात करते थे, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो अब हमारे साथ हैं, वो पीआईए के साथ हैं। ठीक है, बस मैं ये कंफर्म करना, सिर्फ एक बात मेरे भाई ने की थी, तो मैं उसको तस्दीक कर दूं। इन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट के ऊपर पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हैं। देखिए जी, पीआईए अपने तमाम काम खुद करती है। पीआईए का प्रेस अपना है, पीआईए का किचन अपना है, पीआईए का एमटी अपना है, पीआईए का मेडिकल अपना है, पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन अपना है, पीआईए का ये तमाम चीज़ें पीआईए के पास अपनी है। इस वजह से पीआईए को बाहर नहीं जाना पड़ता। अब जो 152 या जिनके पास मुलाजमीन कम हैं, और आप तनख्वाह का रेशो देखें, तनख्वाह पीआईए के बजट की सिर्फ 16% पीआईए के मुलाजमीन को दी जाती है, 16%। मैं ग्रुप 4 के अंदर सीनियर स्टाफ हूँ। मैं अभी पे स्लिप नहीं लाया, मैं आपको दिखाता, मैं होम टेकिंग 23,000 लेके जाता हूँ। आपने तो मेरा थोड़ा आर्गुमेंट को गलत साइड पे ले गए। मैं आपको फैक्ट बता नहीं रहा सर, हूं कि मैं जो उनका आर्गुमेंट था, मैं तो उनके आर्गुमेंट पे मान रहा हूं ना। मैं उन्हीं की तस्दीक कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त वो जो वो ये रिप्रेजेंट कह रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये ओवरक्राउडेड है कि वो इस वजह से ये मुलाजिम। देखिए ना, वो इसलिए वो देखिए, उनका तो आदाद शुमार का गोरख धंधा करके वो कौम को बेवकूफ बनाते हैं। ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, ठीक है ना। 389 पर पर्सन है, इस पे तो कोई डिनाई नहीं है, और दुनिया में हाईएस्ट क्यों नहीं है। वजूहात कुछ भी हो, वजूहात इनकी जस्टिफाई होंगी। लेकिन हुकूमत का भी ये कहना, इसरार साहब वो कह रहे हैं कि खसारे में किस तरह चलाएं। मैं आपसे गुजारिश ये कह रहा हूँ ना, अब खसारे की वजूहात क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे भाई ने कहा, ओवरक्राउडेड है। नहीं, लिबरेट कर देता हूँ। जो आपके प्रॉफिटेबल रूट थे, आपने 289 जो पर वीकली फ्लाइट्स थी, गवर्नमेंट ने वो दूसरी एयरलाइंस को दे दी वीकली। इसी तरह पीआईए ने 108 फ्लाइट्स वीकली दूसरी एयरलाइंस को दे दी। तो डेफिनेटली जब मोइंजेदाड़ो और सक्खर पे आप फ्लाइट लेके जाओगे, 4 पैसेंजर बैठेंगे, तो नुकसान किसको होगा? ये कौमी एयरलाइन को नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। फिर जब वजीर आजम साहब जाते हैं, या उनके अहले खाना जाते हैं, या उनके बावर्ची जाते हैं, तो उसके लिए पूरा जहाज जाता है, तो नुकसान कौन होता है? क्या वजीर आजम साहब? और एक जहाज स्पेयर में रहता है, स्टैंड बाई एक जहाज रहता है, एक जहाज जा रहा है, एक जहाज स्टैंड बाई खड़ा रहता है। में से ही है जी। अच्छा, तो कहने का मकसद यह है कि उसमें पूरा उनका किचन जाता है, पूरा किचन के अफराद जो खाना पकाने वाले हैं, खाना जाता है। और अभी पिछले दिनों एक फ्लाइट पे तो मतलब कुछ 100 से ज्यादा डिशेस भेजी गई थी सिर्फ इसलिए। नहीं, लेकिन वो पीआईए की निजकारी का उससे तो कोई ताल्लुक नहीं। देखें ना, आप लॉसेस की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, वजूहात पे जा रहे हैं ना। देखें, निजकारी के ऊपर इशू नहीं है, इशू ये है कि बदरियानती, आप असासों को कोड़ियों के दाम बेच के खुद उसके मालिक बन रहे हैं। आपके पुराने स्कैंडल्स मौजूद हैं कि आपने क्या किया। कौन से? एमसीबी मौजूद है कि किस तरह बेचा गया, पीटीसीएल। आप केएससी को देख लें, छोड़ दें सारी चीजें। केएससी में क्या हुआ, मतलब ये बहस किसी और तरफ निकल जाएगी। मेरा पॉइंट इस वक्त सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून कंफ्यूज है, उसको पता नहीं कि इशू क्या है। वो ये मैंने सवाल किया ना, ये आपके चैनल की तवज्जो से मैं तलाल चौधरी साहब और परवेज रशीद दोनों से पूछता हूं कि अगर मुलाजमीन नहीं निकाले जाएंगे तो एयरलाइन कैसे चलाएंगे आप? और अगर बगैर मुलाजमीन निकाले चला सकते हैं तो फिर इन्हीं के थ्रू चलाएं। एक चीज। दूसरी चीज, आप देखें इनकी बदकिस्मती क्या है। 43% फ्यूल जो है वो नीचे आया है। आपकी तो कमाई हो जानी चाहिए थी, चांदनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपकी पॉलिसीज जो प्रॉफिटेबल, जो 286 फ्लाइट्स अगर आप वीकली और 108 अगर आप इनको दोनों को मिला दें तो 400 फ्लाइट्स पर वीक है। तो ये आप कैसे दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उसमें आपके किकबैक्स हैं। अच्छा, उसके बाद सियासी भर्तियों पे जरा आ जाएं। सियासी भर्तियों में यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने गुज़िश्ता 3 साल दौर में, जो लास्ट इनका टेन्योर था, उसमें 1435 मुलाजमीन भर्ती किए।
जबकि मुस्लिम लीग ने जो अभी इस लास्ट ईयर में 1000 मुलाजमीन भर्ती किए। तो अगर वाकई बोझ था पीआईए पे तो क्यों इन्होंने भर्ती किए? और फिर सियासी भर्तियों से ये भी देख लें। अच्छा, ब्रेक की जानिब कह रहे हैं, अब कंटिन्यू करेंगे। आप जिस तरह आप तफसीलन बता रहे हैं कि वजूहात क्या थी, आप ये समझते हैं कि एहतजाज और हुकूमत की जानिब से सख्त रवैया इख्तियार करना ये वाहिद हल है इस मसले का, या क्या और कोई आपके पास ऑप्शन मौजूद है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी एहतजाज की जानिब जा रही है, तो उनके पास भी पार्लियामेंट नहीं है, वो भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे? 6 फरवरी को इमरान खान साहब का ऐलान है, तो क्या हकीकतन एहतजाज से ही कोई भी जो चीज़ है वो हल होगी, या क्या मुज़ाकरात या कोई और तरीक़ेकार भी मौजूद है? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले इसरार अब्बासी साहब ये बता रहे थे कि वजूहात जो है निजकारी की जानिब जाने की वजह क्या है, और हुकूमत जो इतना सख्त रवैया इख्तियार करते हैं कि ऑप्शन यही है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी एहतजाज के ज़रिए ही इस मसले को हल करने की कोशिश करी, जबकि वो पार्लियामेंट में खुद मौजूद है? जी सर। देखिए, मसला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई अहम फैसले होते ही नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास चल रहा होता है और वज़ीर आज़म हाउस में अलग इजलास चल रहा होता है। पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब सिर्फ उन दिनों में आते थे जब धरना हो रहा था, उस वक्त वो पार्लियामेंट में आते थे। अभी वो पार्लियामेंट को इस काबिल ही नहीं समझते। तो पार्लियामेंट की हैसियत हमने जितना शोर पार्लियामेंट में मचाना था मचाया। जहाँ तक आप एहतजाज की बात कर रहे हैं कि राज साहब, मैं आपको याद कराऊँ कि आप अगर पुरानी फुटेजेस निकाल लें तो आपके प्रोग्राम में यहाँ मैं बैठा होता और आप कहते हैं यार आप हमेशा अपने धांधली के इशू को लेके करते हैं, अवामी इशूज़ पे कुछ आप नहीं करते। तो इस दफ़ा हम आप उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे ना, आप उस पे थे? नहीं, इसी धरने में थे सर, इसी दौर में पार्लियामेंट में। अभी आप कहते थे कि आप अपने लिए तो एहतजाज करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शंस के लिए करते हैं, वोटों के उसके लिए करते हैं। तो इस दफ़ा हमने प्योरली जो फ्यूल प्राइसेस हैं यानी दुनिया में कम हुई है 97%, पाकिस्तान में भी कम की, 5 रुपए कम की मेरे भाई। अच्छा। अब मुझे ये बताएं 97% आप? सर 97% टैक्स आप ले रहे हैं डीजल के ऊपर और 68% टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। ये कौन सा मतलब आप कौम का भला कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह अभी मेरे भाई ने बात की थी, मिट्टी का तेल मुझे एक बता दें, किसने, गरीब आदमी ने इस्तेमाल करना होता है या अमीर आदमी ने? उसके ऊपर आप सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं 67%। तो वो गरीब आदमी को तकलीफ दे रहे हैं। तो इस वक्त हम प्योरली गरीबों के इशू और निजकारी के 2 बड़े इदारे ऐसे हैं, एक पीआईए और एक स्टील मिल्स। स्टील मिल्स का इससे भी ज्यादा संगीन मसला है कि वो भी एक कौमी इदारा है, उसको भी आप इसी तरह औने पौने फरोख्त करके और अपने रिश्तेदारों में बांटने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अली अकबर गुज्जर साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम गुज्जर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल दुरुस्त। गुज्जर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इसरार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप अपने माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए ये पीआईए जो है वो कोड़ियों के भाव जो है वो बेच रही है, और तरीक़ेकार के ऊपर बात की जा रही है। क्या आप ये समझते हैं कि लाजमी सर्विस एक्ट 1952 नाफिज कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, और अब हुकूमत धमकियां देने के ऊपर आ गई है, जो आएगा नहीं काम के ऊपर उसको 1 साल कैद भी हो जाएगी, उनके पर को उतर दिए जाएंगे? आप ये समझते हैं ये मसले का हल इस तरह निकला जाएगा? मेरे भाई, एक पहले तो अर्ज ये है कि अब्बासी साहब को ये बता दें कि भाई अगर हमारे रिश्तेदारों को नवाजना चाहते तो मेरा भाई इनको कहें कि अपना रिश्तेदार को ले आए, उनको हम दे देंगे इंशाल्लाह पीआईए। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको पता है ये सोच देखें, 350 अरब रुपए का नुकसान कर रही है, मजबूरी तौर पे हुआ है पीआईए कर रही है सालाना, और अरबों रुपए का हर महीने की चलता है, इतने नुकसान के लिए कर रहे हैं। तो ये इनका जो मंशूर है उसके एजेंडे में प्राइवेट करना था, इन्होंने पीटीआई के मंशूर में शामिल है। चैलेंज करता हूं मैं, नहीं है कहीं निकालने गलत की मेरी बात सुन रहे हैं बासी साहब। नहीं गुजर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मंशूर लेके मैं आता हूं, कल आप लाइव शो मेरे साथ कर ले। अगर पीआईए को प्राइवेटाइज करना हमारे मंशूर में हुआ, मैं सियासत छोड़ दूंगा और आप सियासत छोड़ दीजिएगा। मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि हमारा मैनिफेस्टो आप ये नेशनल चैनल पे वो कर रहे हैं चैलेंज, तो मेरे ख्याल में नेशनल चैनल पे बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं मंशूर लेके आ जाएंगे अगर आप साबित कर दिया। अच्छा चले ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन ये बात इतनी है कि आपके हाल ये है कि देखे ना, जब पिछली गवर्नमेंट जो गई है वहां पे जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट की तो 38 जहाज थे इसके पास, पीआईए के पास। तो ये जब अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो 18 जहाज ने, अभी 45 हमारे जहाज आ गए, उसमें से
लेकिन इसको किस तरह से आप सर्वाइव करना है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है पीआईए में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मीटिंग जो हुई थी जुम्मेदारान की, ये कहा गया था कि भाई देखे हमारे जो मुलाजमीन है, हमारी सीबीए हमारी मौजूद है मुस्लिम लीग नून की, सीबीए के साथ तमाम हमारे जो जुम्मेदार थे पालपा के लोग भी शामिल थे, उनको भी कहा गया कि देखे हम किसी को भी मुलाजमीन को कोई किसी को भी फारिग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गुज्जर साहब एक चीज बताइएगा, गुज्जर साहब एक चीज बताइएगा, मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि जो निजकारी की तरफ जाना वो लॉसेस की वजह से, आपने भी कहा कि खसारे की वजह से 3 अरब रुपए के करीब जो माहाना खसारा जो है वो बर्दाश्त किया जाता है पीआईए की जानिब से। आपने कहा था, मतलब मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था कि ओवर क्राउडेड है, लोगों का बहुत ज्यादा हजूम है, मुस्लिम लीग नून के इस इदारे को बचाने के हवाले से लोगों को निकालना जरूरी है। अब आप कह रहे हैं कि ये निकाला नहीं जाएगा, तो वो बात ज्यादा सही थी या ये बात सही है? अगर ये निकाला नहीं जाएगा तो ओवर क्राउडेड और खसारा तो रहेगा, फिर ये चलाएंगे किस तरह? भाई मेरे देखे 18 जहाजों के साथ 18,000 लोगों को आप चला नहीं सकते। आपको उसकी बेहतरी के लिए करना है, ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है जो रोजाना की बुनियाद पे जो घाटे में जा रहा है, कौम का पैसा टैक्स। अच्छा, ये आप श्योरिटी गुज्जर साहब आप ये श्योरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी आमिर डार साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स यूनिटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिटर्न में हुकूमत ये देने के लिए तैयार नहीं है कि किसी को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। नहीं, क्यों ऐसी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पालपा का हमारा सोहेल बलोच साहब थे, शमीम अकमल साहब थे, इनके हमारे वो अनायतुल्लाह वो सोहेल बलोच साहब अब पालपा के नहीं है, वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हैं। नहीं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो बनी उससे पहले सारे लोग जुम्मेदारों ने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की थी, उनको श्योरिटी दी कि किसी भी मुलाजिम को पीआईए से नहीं निकाला जाएगा। और दूसरी बात यह कि पीआईए से निकालने की बात भी 6 महीने का टाइम दिया कि उसमें हम इस्लाह करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक साजिश दरकार है। नहीं, एक बात बताइएगा गुज्जर साहब, नाजरीन को समझाने के लिए, आप 6 महीने तक नहीं निकालेंगे कि निकालेंगे नहीं एम्प्लॉयज को? नहीं, उनमें टाइम दिए थे कि जो आपस में बैठ के नेगोशिएशन आपस में डायलॉग करें, तो बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है उसके लिए हम मिलकर सारे काम करेंगे। तो सर देखें, ये इन्होंने मेरे भाई ने एक बात ये बोली कि पीपल्स पार्टी के दौर में जहाज 18 पर आ गए, तो पीपल्स पार्टी ने तो 18 जहाज पे भी लोगों को नहीं निकाला। पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी ने उनकी बात मानी। इस वक्त एयर लीग का सेक्रेटरी जनरल, आप दिखाएं वो क्लिप कि उसका सेक्रेटरी जनरल जंजुआ साहब खड़े होकर बोल रहा है कि अलविदा अलविदा नवाज शरीफ अलविदा। वो क्यों बोल रहा है ये बात? वो इसलिए बोल रहा है कि मजदूर दुश्मनी की पॉलिसी कर रही है नवाज शरीफ की हुकूमत, मजदूरों के चूल्हे ठंडे करने की बातें कर रहे हैं। इनको क्या मालूम कि जिनके पाए जो है हेलीकॉप्टरों के अंदर मरी में जाते हो, जिनके पाए खाने के लिए जिनके जो बन के जाते हैं कि इस्लामाबाद मरी जाते हैं, हम तो अपनी। अच्छा गुज्जर साहब एक बात बताइएगा, आमिर भाई एक मिनट, गुज्जर साहब एक बात बताइएगा, अगर प्रोड्यूसर अगर वो क्लिप चला दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में आपके वफाकी वुज़रा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें वफाकी वजीर खजाना साहब भी हैं, चौधरी निसार साहब भी हैं, वफाकी वजीर दाखिला। उन्होंने कहा कि निजकारी जो है वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है, हम इनको नहीं होने देंगे। पीआईए की राजा जफरुल हक साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, अब जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गैर आईनी था, वो अब कैसे आईनी और कानूनी हो गया है? उस वक्त क्या इन्होंने फंडिंग नहीं करी थी उस सारी मूवमेंट को? देखें, प्राइवेट की जो बात हो रही है ना, देखें कि आपके पास कोई दस्तावेज के अलावा कोई हल नहीं है। आप किधर जाएंगे? किसी ना किसी को तो ये काम करना होगा ना, ये पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अगर गुज्जर साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक क्लिप सुनवा दूं। वजीर आजम साहब ने इसका हल इलेक्शन से पहले सुनवाया था, वो आप 1 मिनट के लिए सुन ले मेरे ख्याल में, अगर वो प्ले कर दें। वजीर आजम साहब आप मौजूद नहीं थे प्रोग्राम में। बात सुने, मेरी बात सुने राजा। नहीं सुनेंगे सर, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी जगह पे बाहर। अच्छा, आप चलाएंगे तो उसमें से मेरी बात सुन लें, मैं आपको अर्ज कर दूं। ये सिलसिला जो चला हुआ था, अब उसको किसी तरफ से पाकिस्तान के कौम के पैसे को, मैं खुद साथ रहता हूँ, इनको सीबीए वालों को पता है कि मैं कब नहीं इनके साथ हुआ। हेलो जी, क्या कह रहे हैं गुज्जर साहब? हाँ, मैंने कहा कि भाई मेरे को पता है, जब पीपल्स यूनिटी के मेरे भाई हैं, तो सीबीए जब भी आप लोग का इधर एयरपोर्ट पर मेरा हल्का है सुबाई का, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है हम सारे इकट्ठे होकर चलते हैं, क्योंकि अब ये यूनिटी आपने हमारे लीग की बात की तो लाजिम बात है वो तो पीआईए। अच्छा, ये गुज्जर साहब, सोहेल बलोच साहब ने अब से कुछ देर कबल जो है गुफ्तगू मीडिया से करते हुए उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमती लोग आएं और हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा तो बड़ा सख्ती से निपटा जाएगा। परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं कि वो जल्दी पे तेर का काम करते हैं, उनके बयानात वो कह रहे हैं पर उतर देंगे। नहीं, मैं अभी भी बैठा हुआ, सरदार यूसुफ साहब आए हुए हैं वहां से इस्लामाबाद से, उनसे भी मेरी अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस हो रही थी, कामरान माइकल साहब से, उनसे मेरी डिस्कस हुई है, लेकिन हम इस बात को बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं, अभी इंशाल्लाह जल्द देखेंगे तो कोई मामला मुज़ाकरात किए जाए कि कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकल सके। अच्छा, वो बेहतर रास्ता क्या है, जरा बता देंगे हमारे नाज़रीन को? आपकी नजर में कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि आपके खिलाफ जो है 6 फरवरी को जो हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज
करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आने वाली है? देखिए वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो उनकी स्पेशलिटी सिर्फ धरना है ना, एहतजाज, उनको तो मौका चाहिए सियासत करने के लिए, वो तो कर रहे हैं मौका उसपे, तो हमें उस पर कोई बात नहीं है, सब पार्टियों को हक हासिल है। आप मौका ना देना गुर्जर साहब, लेकिन इस आप अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें यार। इसके ऊपर हमें चाहिए कि हम कौमी इश्यूज के ऊपर सियासत ना करें, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए काम करें, जो बेहतर हो सकता है वो किरदार हमें अदा करना चाहिए। वो किरदार नहीं करना चाहिए कि जिसपे हम आप या कौम, मुझे ये बताए कौमी मफाद सिर्फ मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज का टो करना जो कौमी मफाद है? क्या मुस्लिम लीग नून ही मुहिब वतन है, बाकी जमातें मुहिब वतन नहीं है? ये आप हमेशा से इस तरह की पॉलिसी क्यों रखते हैं? गुज्जर साहब बर्दाश्त और जब्त। देखिए वजीर आजम एक मिनट, एक सवाल वाइंड अप से कल गुज्जर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुज्जर साहब मुझे सिर्फ हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा, आप ये समझते हैं क्योंकि कहा गया है कि निजकारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से जो वजीर आजम साहब ने कहा कि मौखिर कर दिया गया है 6 माह के लिए, क्या निजकारी का अमल होगा? क्योंकि IMF को आप लिख के दे चुके हैं कि निजकारी जरूर होगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, या नहीं होगी? आपको ये पता है कि पाकिस्तान रेलवे की भी आप लोग यही बात करते थे, उसकी भी निजकारी करनी। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान रेलवे अपने पांव पे खड़ा हो गया है। साद रफीक साहब ने उन्होंने उनको वो डूबा हुआ, मैं सर मेरे सवाल का जवाब दे देते हैं, आसानी रहेगी मुझे। हैं? मेरी सवाल का जवाब देते हैं, क्या निजकारी होगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की या नहीं होगी? मौखिर कर दी। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब कोई ऐसा आपके पास कोई इकदाम है कि जो हमें अपनी सिक्योर करना है, अपने एम्प्लॉय को, PIA के जो एम्प्लॉय हैं? सर आप लोगों ने, आप माजरत के साथ मुस्लिम लीग नून ने आप रिसेंटली जो है 1000 लोगों को अपॉइंट किया है और उसके साथ साथ जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो गैर मुल्की एक अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान में। शायद ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन सके 50 लाख रुपए पे। राजा साहब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या हमें पाकिस्तान PIA के एम्प्लॉय अजीज है, उनके फ्यूचर को, उनके बच्चों की नौकरियों को ये गोलियां मारी गई हैं। ये IT का मैनेजर रोड पे मरा है भाई, एयरक्राफ्ट इंजीनियर रोड पे मरा है। ये तालीम याफ्ता लोगों को गोलियां मारी गई हैं, सारी फुटेज मौजूद है और कहा जा रहा है कि हम आपस में लड़े हैं और फिर वजीर आजम सारी फुटेज मौजूद है। और वजीर आजम साहब हमसे बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम कोई इसराइल के लोग आ गए यहाँ पर, कि हम यहाँ फलस्तीनी हैं और इसराइल की फौज हम पे चढ़ा दी गई है और एक इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो हमको मुखातिब है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वजीर दिफा साहब किधर है? PIA मेरे ख्याल में वजारत दिफा के अंदर निकाल दिए सर, वजारत दिफा से भी निकाल दिया गया, हमारा एविएशन उसमें ले लिया है। वो एविएशन जो है वो उसके अंदर बना दिए, वो उसके जो है वजीर जो है हवाबाजी और एविएशन के, लेकिन वो शुजात अजीम साहब के अंडर है। शुजात अजीम साहब का कोर्ट मार्शल हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाला है और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। वजीर आजम साहब ने रॉयल एयर इनके भाई की है, सारी हैंडलिंग इनके भाई को दी जा रही है जो शुजात अजीम साहब के भाई हैं। वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, आपके ख्याल में मुस्तकबिल, क्योंकि वाइंड अप से कबल जो है आपकी राय लेना बहुत जरूरी है, आपके नजदीक ऐसा क्या लाहे अमल तरतीब दिया जाए हुकूमती सतह पर कि इस मसले का तसादुम की तरफ ना जाया जाए और पुरअमन कोई हल निकाल लीजिए? देखिए जी, हमारी क़यादत जो जैकपाई की है, सोहेल बलोच साहब, हिदायतुल्लाह साहब, सफदर अंजुम साहब, शम्मी मकमल साहब हमारे कन्वीनियर हैं, एयर लीग के सदर, ठीक है जी। इन सब की मौजूदगी में ये बात हुई थी कि आप जो लायबिलिटीज अपने जिम्मे लेकर 3.5 अरब रुपया आप खुद जब दे रहे हो और उस देने के बाद फिर 350 अरब रुपया आप जब देकर आप किसी और के हवाले करने जा रहे हो, तो यार मुझे बताओ कौन सा सेठ होगा जो आप बैठ के बोल रहे हो कि जी हम किसी को नहीं निकलने देंगे। वो जब PTCL के अंदर जब ये हुआ था तब भी ये कहा गया था, PTCL के मुलाजमीन अभी भी वो चेक लेकर 10 साल हो गए, वो चेक लेके अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। इन्होंने वो हाल कर दिया बोल करके जी प्राइवेटाइज होगी, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं निकाला जाएगा। उनको जो चेक उनका हिसाब किताब का दिया गया है, वो हमारे धरने के अंदर आए थे, वो अपने बच्चों को लेकर आए थे, हमने वहां उनके लिए एक ऑफर दी है। ऑफर क्या दिया, अल्लाह मुझे माफ करे कि हमने अपनी ये नेकी में गलत कर रहा हूं, हमने कहा था जी कि हम आपके लिए एक फंड जनरेट करेंगे, फंड बनाएंगे कि उनके चेक कैश नहीं हो रहे। तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार देखिए सिंपल सी बात है कि जब तक यहाँ पर मुदाखलत, ये मोची को, ये फोटो हमारे सप्लायर को, ये चेयरमैन साहब PIA में सप्लाई करते थे। कौन? ये जाफर ब्रदर्स। अच्छा, जाफर ब्रदर्स की कंपनी PIA में सप्लायर है, चीजें सप्लाई करती थी। उनको आपने लाके बिठा के जो चेयरमैन बना दिया, तो वो अपनी कंपनी को बिजनेस देंगे ना, वो PIA को क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने तो इस्तीफा उन्होंने बहुत लेट दिया उन्होंने। अच्छा। उनको तो बता देना चाहिए था कि जनाब मुझे एक एयरलाइन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरे गलत लोगों को अपॉइंट किया गया हुकूमत में बड़ी पोस्टों से। बिल्कुल जी, जब भी मुदाखलत हुई है लोगों को बाहर से लाके यहाँ पर अपॉइंट किया गया, उनको एविएशन का कोई पता नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं है जहाज कौन से। अभी एक बात बता दूं, अभी जो ये जहाज लिए गए हैं
ये 10-10 साल पुराने जहाज हैं। अभी इनके जो बड़े जो महंगे इक्विपमेंट होते हैं, लैंडिंग गियर इन सब के जो है ओवर हो गया है। लैंडिंग गियर सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है और पाकिस्तान में उसका जो है वो मैकेनिकल जो है वो नहीं हो सकता, सर्विस वगैरह नहीं हो सकती, वो बाहर जाएगा। जी सर, बस इनकी जो देखें कौमी इदारों को जो है ना लूट का माल है, जिस तरह अभी गुजर साहब ने स्टार्टिंग, मेरा भाई है अली अकबर, लेकिन मुझे मुस्लिम लीग नून के तर्जमे, मैं गुजर की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून का तर्जमा क्या है कि आप आएंगे मैं आपको दे दूंगा। भाई ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, मुस्लिम लीग नून की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। आपको चौकीदार बना के बिठाया गया, इसका ये मतलब नहीं आपको जिसको मर्जी नवाजते रहें। खुदा के लिए अगर आपने इसको शफाफियत रखनी है, आप एसेट्स, मैंने आपको बता दिया ना, 700 बिलियन डॉलर्स का होटल है जिसने 20 वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बात की थी। आप बेचे उसको, इस तरह की और चीजें। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमती वज़रा और MNAs और वज़ीर आज़म साहब खुद PIA पे टिकट लेके सफर करें। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्विस ऐसी नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद ने कहा कि उसमें सफर नहीं किया जा सकता। गुज्जर साहब, आपके नजदीक इस मसले का क्या हल है? जी 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 साहब, मैंने कहा कि वो आप अगर फारिग हो गए तो ये बता दीजिएगा कि इस मसले का आपके नजदीक क्या हाल है? देखिए मैं इस मसले का हाल देखें, मैंने पहले भी अर्ज की है कि मेरा भाई जैसे कह रहा है कि उनको चौकीदार बना के बिठाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम चौकीदार ही हैं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, वो किसी पार्टी की भी हो, हमारा हक है कि हम अपने लोगों के हक के लिए लड़े, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़े। वो उन्हीं से लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। एयर लीग वाले जो जंजुआ साहब का सर फाड़ा है सेक्रेटरी जनरल का, वो इनका अपना नहीं है। सेक्रेटरी जनरल एयर लीग जंजुआ साहब को लड़कियां पड़ी हैं, और हम तो आपको भी दिखा नहीं सकते कि हमें जंजुआ साहब हैं आपके एयर लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको कह रहे हैं कि उनका सर फाड़ दिया है आपके ही अपनों ने। लेकिन ये तो आपको पता है कि कल वो तय जहाँ हो चुका था कि कहां तक हमने जाना है और कहां तक नहीं जाना। जब आप क्रॉस करेंगे, जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाने की कोशिश करेंगे तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ। सर आप मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है? कुछ ना कुछ, 2 लाशें गिरी, कुछ ना कुछ सर, कुछ ना कुछ नहीं है। 2 लाशें गिरी है सर। ये जो 4 दोस्त हैं मेरे, करके बिठा के इस मसले को जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हल करेंगे। ये 4 लोग सर जिंदगी मौत की कश्मकश में भी हैं। 2 ये अनायत साहब, सलीम अकबर, ये इनकी डेथ हो चुकी है। अरशद जाफरी ये आगा खान में है। जुबैर, इनका ऑपरेशन हो रहा है। फैसल सबसे क्रिटिकल कंडीशन में। डॉक्टर हमारे डॉक्टर मजहर सोमरो का हार्ट टूटा है, गोलियां लगी हुई है सर। डॉक्टर मजहर सोमरो का हार्ट टूटा है, उनका आज ऑपरेशन हुआ है। और सर फुटेज आ गई है सर, फेसबुक के ऊपर फुटेज देख लें आप। टीटी हाथ में लेके जो एहलकार वर्दी में है, वेपन, खुला वेपन, छोटा वेपन लेके वो मूव कर रहा है अंदर लोगों में। पाकिस्तान की माजरत के साथ अब वक्त की कमी की वजह से वाइंड अप करना पड़ेगा। अभी समझते पाकिस्तान की तंसीबात में जब आप लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, कोई और ऐसा शख्स शामिल हो सकता था जो इस पुरअमन एहतजाज का फ़ायदा उठाते हुए कोई तकरीबकारी कर सकता था। अगर उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए आपको रोका या वहाँ आगे से जाने के लिए मना किया, आपके ख्याल में? गैस है सर, टीयर गैस चली, लाठीचार्ज, सब कुछ हुआ। गोली चलाने का तो, और फिर एरियल फायरिंग कर सकते हैं आप। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे महदूद करा है यहाँ। मैं यहाँ अगर आ जाऊंगा तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जरा इधर हो जाओ? नहीं मानूंगा, आप कहेंगे भाईजान इनको उठाओ और बाहर भेज दो, या मुझे गोली मार देंगे। इतने बड़े मौत को मुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, माजरत के साथ मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब हमारी क़यादत, कल फिर आप लोग ही, पाकिस्तान की आवाम ये कहती है एयरपोर्ट पे जब हमला हुआ था तो हमारे सिक्योरिटी इदारे वहां पे क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल में अगर ये डिसाइड हुआ था आपका इंतजाम माजरत के साथ, देखें हमने हमारे पाक फौज हमारे सर आंखों के ऊपर, रेंजर्स हमारी सर आंखों के ऊपर, लेकिन जो अपनी नजरों के सामने मैंने देखा, कल सुबह ही मैंने राइल शरीफ साहब को जो है आवाज दी थी कि PIA का मुलाजिम आपको बुला रहा है। हमने हर तरफ दरवाजे खटखटा लिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा। ये काम मेरे ख्याल में हुकूमत एक सेकंड में मजबूर कर दिया ये जमहूरियत लोग हैं। राज साहब, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम एक चीज मिस कर गए कि सहाफियों के ऊपर तशद्दुद हुआ। मैं उसकी बड़ी मजम्मत करता हूं कि उन बेचारों का क्या कसूर था, वो सिर्फ कवरेज कर रहे थे। वो सिर्फ कवरेज कर रहे थे, उनको क्यों तशद्दुद बताने की वो सजा हमेशा से सहाफी बरादरी जो है उसकी बड़ी मजम्मत। बिल्कुल जी, उस डेड बॉडी की, उस अनायत साहब की और सलीम अकबर को जब मैं उठाने गया, अहमद साहब है डॉन न्यूज़ के कैमरामैन, उनका हाथ तोड़ा गया है, उनका कैमरा तोड़ दिया है क्योंकि वो उनकी फुटेज बना रहा था। बहुत बहुत तमाम पैनलिस्ट, और हम भी नाज़रीन तमाम पैनलिस्ट की तरह पूरी उम्मीद है कि ये जो तसादम की तरफ जा रहा है ये एहतजाज ना जाए, और हुकूमत जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से इस मसले का कोई हल निकाला जाए, जिसको हमारी जो मुलाजमीन है PIA के वो भी कबूल करें। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेज़बान रायसुल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।